आप देख रहे हैं जोहार इंडिया न्यूज की खास पेशकश भारत का संविधान सबका अभिमान। इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की मूल भावना, उसके महत्व और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी प्रासंगिकता पर। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि यह देश की आत्मा है। एक ऐसा दस्तावेज जो हर नागरिक को अधिकार देता है, कर्तव्यों का बोध कराता है और समानता, न्याय व स्वतंत्रता की नींव रखता है। आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे संविधान का वास्तविक महत्व क्या है, इसके मूल सिद्धांत किन आधारों पर टिके हैं और आम जनता के जीवन में इसकी क्या भूमिका है। साथ ही समझेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित यह संविधान आज के दौर में कितना प्रासंगिक है और इसे लेकर समाज में जागरूकता कितनी जरूरी है। जय हिंद, जोहार साथियों। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज में हूं रोहित कुमार। साथियों, भारत का संविधान सबका अभिमान कार्यक्रम की तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। और आज की इस विशेष कड़ी में संविधान के परिप्रेक्ष्य में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में हैं आशुतोष सिंह चेरो जी। मैं बताना चाहूंगा साथियों, आशुतोष जी झारखंडी आदिवासी संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हुए। आशुतोष जी, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज के इस खास कड़ी में। आपको भी एवं आपके दर्शकों को जोहार। आशुतोष जी, जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में निहित उन मूलभूत अधिकारों को जानने की अति आवश्यकता होती है, जिसको लेकर के हम जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, अपनी लड़ाई को जारी रख सकते हैं। तो आज हम बात करना चाहेंगे पेशा कानून के बारे में। पेशा कानून क्या है और वो आदिवासियों के हितों की रक्षा कैसे करती है? पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया 1996 में उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के सरकार में एक समिति बनी, भूरी समिति। और उस समिति ने ये सर्वेक्षण किया कि इस देश में जो जितने भी शेड्यूल एरिया वाले राज्य हैं और नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र हैं 6 शेड्यूल एरिया में, जहाँ पे ज्यादातर आदिवासी भूभाग हैं और लोग निवास करते हैं, तो उनके लिए पेशा कानून बना ताकि वहाँ के स्थानीय ग्राम वासियों को जल जंगल जमीन को संरक्षित किया जा सके, उनकी जो पारंपरिक जो रूढ़ी व्यवस्था है उसको संरक्षित किया जा सके। आपने देखा साथियों कि पेशा कानून जो है किस तरह से आपके हितों की रक्षा करता है। आशुतोष जी, पेशा कानून के बारे में कहा जाता है कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ये कहावत आज के परिप्रेक्ष्य में लागू होती नजर आती है? क्या इन नियम और कानूनों का पालन होता है? देखिए, सबसे पहले बात है कि जब पेशा कानून बना था जी, और वो जब रूल में आया जी, तो जैसे कि अभी झारखंड प्रदेश में पेशा कानून तो पहले से 96 से ऑलरेडी था, जी, लेकिन उसको सशक्ति से सूचीबद्ध तरीके से लागू करने की बात आई थी। जी, देश में जहाँ पे पेशा कानून को सशक्ति से लागू करने और फॉलो करने की बात है, जी, तो पेशा कानून में कहा गया है कि जब तक किसी भी रैयतदार मूल बीज से ग्राम सभा के बिना परमिशन आप वहाँ के प्राकृतिक संपदा पर आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जी, लेकिन इसके बावजूद आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि विभिन्न राज्य, छत्तीसगढ़ हो गया, सिंगरौली में जो अभी हुआ, हसदेव में जो जंगल कटी, सिंगरौली में अभी कट रहा है अदानी पावर प्लांट वगैरह के लिए, और झारखंड में भी जिस प्रकार से भी खनन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। आप झारखंड के गढ़वा में चले जाइए, चेमोसन्या नीलांबर पीताम्बर जी का जो गांव विस्थापन है, तो ये सारे जो विस्थापन आज हो रहे हैं, जी, कहीं भी ग्राम सभा को अनुमति से नहीं हो रहा है। क्योंकि पहला बात है कि ग्राम सभा को पहले आपको अनुमति लेना है, जी, और ग्राम सभा से अनुमति न लेके डायरेक्ट आपके पास नोटिस आती है कि ये आपको जो है एक जगह को खाली कर देना है। जी, और ग्राम सभा में के अलावा हमारे पास एफआरए कानून है, फॉरेस्ट राइट कानून है, जी, लैंड एक्विजिशन कानून है। जी, ये सारे कानूनों पर संशोधित करके ग्राम सभा को बिल्कुल कमजोर कर दिया गया। ग्राम सभा इट मीन्स कि ग्राम प्रधान जी, के बगैर अनुमति के आप उसके गांव में भी आप नहीं जा सकते। अभी आप खूंटी में देखे होंगे, मुझे इस बात को ऑन कैमरा कहने में कोई हेजिटेट नहीं हो रहा है कि ग्राम प्रधान ने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बंधक बना लिया था। लेकिन हाँ,
लेकिन सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही ये सारे कानून दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि ट्राइबल्स आर ऑनर ऑफ दिस लैंड, हम मालिक है, बिल्कुल। राष्ट्रपति भी हमें अधिकार मिला है जी। और सारे जो रूल्स रेगुलेशन है हम उसको फॉलो करते हैं जी। और उसके मालिक जो स्टेट के राज्यपाल है। जी। इसके बावजूद यदि आज ग्राम सभा का विदाउट परमिशन से आज जंगल कट रहे हैं, आदिवासी विस्थापित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि आज ग्राम सभा के सारे रूल्स को ताक पे रख दिए गए हैं। आशुतोष जी, पेशा कानून के बारे में हमने जाना। अब बात आती है लूकर कमेटी की। लूकर कमेटी क्या है? देखिए, लूकर कमेटी से पहले हमको 1972 में जाना पड़ेगा। अच्छा। जिस समय हमारे पूर्वज पुरखा जी। जब देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, जी। तो उस समय क्रूर शासक भी हुआ करते थे, ब्रिटिश अधिकारी। बिल्कुल। तो जो पुरखा उस समय अपने देश और अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए उलगुलान किए, जी। जैसे भगवान बिरसा मुंडा, जी। तिलका मांझी, जी। नीलांबर पीताम्बर, जी। फुकन सिंह चेरो, बहुत सारे ऐसे जननायक हुए जो अपने शहीदी दे रहे थे। तो ब्रिटिश हुकूमत ने कंप्लीटली वो, उनको ये समझ में आ गया था कि हम सबसे सक जाएंगे, लेकिन आदिवासियों से हम नहीं सकेंगे, क्योंकि आदिवासी गुरिल्ला युद्ध में परिपक्व महारत हासिल था। जी। आप देख सकते हैं कि संथाल में जनी शिकार, माने इट मीन्स कि जनी शिकार का मतलब होता है कि आदिवासियों, उस समय के जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने सोचा कि आदिवासी जो मर्द हैं वो तो दारू पी के सो जाएंगे, तो उनको हम बंधक बना सकते हैं, उनके कबीला पे हम धावा बोल सकते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आदिवासी महिलाएं भी परिपक्व हैं। उन्होंने मर्दों को कपड़ा पहनकर उन्होंने जनी लड़ाई लड़ा, जिसको बोलते हैं जनी शिकार। अच्छा। हाँ, तो उस समय जब जब हमारे वीर योद्धा जब लड़ रहे थे अपने जल जंगल जमीन, अपने देश को बचाने के लिए, तो उस समय एक कानून आया 1972 में, ट्राइबल क्रिमिनल लॉ एक्ट आया। जी। तो उसमें जितने भी लड़ाकू जनजाति थे जी। या और अन्य समाज थे, उनको उसमें शामिल कर दिया गया। अच्छा। तो उस समय ऐसा था कि जो जो इस कानून से नहीं डरे, जैसे कि उस समय कुर्मी महतो, वो बोले कि नहीं नहीं नहीं, हमको क्रिमिनल नहीं बनना है, हम निकल जाएंगे। जी। उस समय वो निकल गए, जो आज आज अपना रिजर्वेशन का मांग कर रहे हैं। जी। तो उस समय हुआ था कि 1921 और 1930 के बीच पुनः संशोधन हुआ कि किन किन उस ट्राइबल क्रिमिनल लॉ एक्ट में किन किन लोग हैं, जी। जो बाद में 1965 में लूकर कमेटी ने क्लियर किया कि जो है वो ऑलरेडी ट्राइब है। जी। और उसका उसका एक मापदंड था, उसका एक क्लियर करने का, कि ट्राइबल वही है जिसकी बनावट, जी। जिसका भौगोलिक विशेषताएं भिन्न हो, आपसे हमसे भिन्न हो, जी। या हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति, ये 5 मापदंड रखे गए थे। जी। तो उन्होंने ये 5 मापदंड तय किया, और जो 5 मापदंड में खरे उतरे वही ट्राइबल है। उन्हीं को ट्राइबल का दर्जा दिया गया। साथियों, जैसा कि हमने जाना कि पेशा कानून, लूकर कमेटी क्या है, अब बात करेंगे झारखंड राज्य में उस कानून के बारे में जिसकी जमीनी हकीकत आज सबको पता है। झारखंड में सीएनटी एक्ट लागू है, इसके बावजूद जो है आदिवासियों की जमीन बिक रही है। तो आज हमारे दर्शकों को आप बताइए कि सीएनटी एक्ट क्या है और किस तरह से उसका अनुपालन होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है। देखिए, सीएनटी एक्ट की बात आती है तो बड़ा गर्व से छाती चौड़ा हो जाता है कि आजाद भारत में जी। हम जी रहे हैं। और आजाद भारत से पहले हमारे पुरखों की वो साहसी पराक्रमी लड़ाई को देखकर जी। अंग्रेज ने ये स्वीकार किया कि इससे तो हम नहीं सकेंगे। बिल्कुल। यदि, क्योंकि वो देखे कि हम लग्जरियस लाइफ के लिए नहीं जी रहे थे, हमें उस जंगल से आज भी प्रेम है, बिल्कुल। हमें उस नाला ढोंडा से आज भी प्रेम है। और उन्होंने, अंग्रेज देखा कि आदिवासी बहुत सीधे साधे भोले भाले होते हैं, लिटरेसी रेट उस समय बिल्कुल ना के बराबर थी। तो उन्होंने सोचा कि यदि आज आदिवासी अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमसे लड़ रहे हैं, और उस समय का जो सामाजिक परिदृश्य था कि हम जंगलों में ज्यादा निवास करते थे, और उस समय तकरीबन भारत में एक और लड़ाई चल रही थी बाई कास्ट,
जी बिल्कुल। छुआछूत वाले सब एक जी हो। जी जी। तो उन लोगों ने इस कानून को इसलिए 1908 दिया ताकि हमारे साथ आगे चल के यदि हम अंग्रेज तो चले जाएंगे, उनको ये पता था कि इतनी शहादत देने वाले लोग इस देश में हैं, एक आदिवासी भी है। जब हम इनसे नहीं सक रहे हैं तो हम किसी और से नहीं। तो उन्होंने मन में एक विचार बनाया कि इनके जमीनी हकीकत के लिए और इनको जल जंगल जमीन को बचाने के लिए 78 कानून उन्होंने दिया। बिल्कुल। कि इनकी जमीन बच सके। और आज भी मैं बता रहा हूँ कि आज भी हम लोग की कहीं पे भी, आज पूरे झारखंड में आज कहीं पे भी आदिवासी यदि अपने पारंपरिक हथियार लेकर निकलता है, तीर धनुष भाला गणासा लेके, तो वो आपके जमीन पे धावा बोलने के लिए नहीं निकलता है, जी। अपने अपने अधिकार के अनुसार अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए निकलता है। तो मेरा ये सवाल है कि सीएनटी एक्ट जो आदिवासियों के जल जंगल जमीन की बात कर रहा है, तो क्या उनकी जमीनें आज सुरक्षित हैं? देखिए क्या उनकी जमीनों को जो है लोग खरीद नहीं पा रहे हैं क्या? देखिए जब 1908 में सीएनटी लागू हुआ था, मैं आपको एक हाल का पलामू जिला का घटना बता रहा हूँ। अब पलामू जिला में चैनपुर प्रखंड में एक चेड़ाबार गांव है। जी। आज आप जाकर वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट आप कर सकते हैं। 1908 में हमें सीएनटी मिला अच्छा। और 1947 के समय पटना हाई कोर्ट जी। वहां के चेरो जनजातियों को, जी। माने ये कह के अन्य समुदायों को जमीन को बांट दिया सीएनटी एक्ट को रहते हुए, जी। ये कह के कि बोथ आर इक्वल। अच्छा। मैं जब वहां का अभी चेड़ाबार का गांव का जो कंडीशन है, मैं एक दिन ग्राम सभा में बैठा था जी। और ग्राम सभा में बैठा तो वहां के जो स्कूल के जो टीचर हैं, उन्होंने कहा कि दो दो बार स्कूल का अलॉटमेंट आके रिटर्न हो गया। अच्छा। जब मैंने पूछा क्यों हुआ, तो बोला यहाँ पे जमीन ही नहीं है। अच्छा। स्कूल के ये लिए तो बड़े आश्चर्य की बात है। स्कूल के लिए जमीन नहीं है, हमारे लिए सरना स्थल के लिए जमीन नहीं है, मसना के लिए जमीन नहीं है, हमारे पारंपरिक रूप से हम अपनी स्व शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो भी व्यवस्था की जमीन है वहां पे नहीं है। सीएनटी एक्ट का घोर उल्लंघन पूरे राज्य में हो रहा है। लेकिन मैं इस जिले का बात बता रहा हूं, चेड़ाबार में आज भी देखिए सीएनटी एक्ट की लड़ाई आज 40 साल से लोग लड़ रहे हैं। एक कह के पार्टीशन पटना हाईकोर्ट कर दिया कि चेरो और जो उस समय के जो लड़ाकू लोग थे, जो लड़ रहे थे, कि बाबू साहब दोनों गुत्तियां कह के उन्होंने पार्टीशन कर दिया। जो कि आज सीएनटी एक्ट में जाइएगा तो चेरो की जमीन किसी अन्य गैर आदिवासी समुदायों को मोटेशन नहीं होगा। बिल्कुल। ये बहुत विडंबना वाली बात है। बिल्कुल। और आज पलामू ही नहीं, आप हर जगह चले जाइए, आज आदिवासी अपने जमीन को लेके बहुत संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ तक एक बाध्यताएं हैं, आप भी इस सीएनटी एक्ट के दायरे में होंगे, तो एक चीज है कि सीएनटी एक्ट के जमीन यदि हमारा जमीन है तो सेम ब्लॉक का होना चाहिए, सेम थाना का होना चाहिए। इसके बाद सीओ के पास आप आवेदन दीजिएगा, डीसी उस पर ऑथोराइज करेगी परमिशन के लिए, तब वो जमीन आपको ट्रांसफर होगा, हस्तांतरण होगा। सीएनटी की ये एक क्राइटेरिया है। जी। लेकिन आज पलामू जिले में जो भी आदिवासी विलेज है, जी। वहां पे गैर आदिवासी समाज कैसे बच जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि सीएनटी जमीन आप किसी को एग्रीमेंट भी नहीं कर सकते हैं, वो असंवैधानिक है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद जो है एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं, जी। थोड़ा अभी अशिक्षा की भी कमी है, अशिक्षा है और शिक्षा की कमी है। जी। भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा था कि दोना दिया कोना मत दिया। और आदिवासियों का बेड़ा गर्क तब हुआ जब आदिवासियों के बीच में कोई बाहरी व्यक्ति चला आए तो अपना पारंपरिक रूप से जो रूढ़ी व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हो जाता है। आज पलामू जिले में मैं कहना नहीं चाहूंगा 8 जनजाति निवास करते हैं। आप 8 जनजातियों के बीच संरक्षण करें, भाषा की बात आएगी तो हम चेरो बहुत संघर्ष कर रहे हैं अपने भाषा को लेके, अपनी व्यवस्था को लेकर के। हाँ, तो यही रोना है कि सीएनटी एक्ट रहते हुए भी यदि आज हमारे उस गांव के बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल की जमीन नहीं मिल पा रही है, यहाँ तक इवन कि उस गांव में प्ले ग्राउंड के लिए जमीन नहीं है। जी। एक आदिवासी हष्ट पुष्ट खेलने कूदने के लिए भी जाना जाता है। जैसे जयपाल सिंह मुंडा मारम घूम के बहुत बड़े हॉकी प्लेयर रहे थे,
जी, तो आज उस गांव में आप चले जाइए, जो कि ऑलरेडी कहा जाता है कि 1874 डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल लॉ के अनुसार जो भी गांव में बहुल आदिवासी एसटीएससी हैं, वो ऑलरेडी 5th शेड्यूल में तब्दील हो जाता है। अब आशुतोष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि नॉन जुडिशियल सिस्टम पहले है या फिर जुडिशियल सिस्टम है? पहले नॉन जुडिशियल है। हम आदिवासियों के लिए 2 कानून हैं। जी, नॉन जुडिशियल सिस्टम को समझना होगा। पंचायत अनुबंध पेशा कानून जिस प्रकार से है, नॉन जुडिशियल सिस्टम आर्टिकल 13(3) का 13(3)(1) जी, ये जो है, ये पहचान कराता है कि हम आदिवासी कस्टमरी लॉ से गाइड होते हैं, यानी रूढ़िवादी परंपरा स्वशासन व्यवस्था से चलते हैं। जैसे कि हमारा अपना पुजार है बैगा, जी, पाहन, हमारा अपना जो पूजा स्थल है, जैसे हम लोग चेरो लोग हैं तो हम अपना पूजा स्थल को माड़र बोलते हैं। बिल्कुल, हम बलि पूजा करते हैं। जी, हमारा, जैसे कि आदिवासी पी स्क्वायर को मानते हैं, यानी कि पुरखा को, प्रकृति को। जी, तो हमारी जितने भी पारंपरिक पद्धति है, जी, वो सारे पी स्क्वायर, इट मीन्स की प्राकृतिक और पुरखा, जी, ये नॉन जुडिशियल सिस्टम के अंतर्गत आता है और हम गाइड भी होते हैं। जी, और जुडिशियल सिस्टम इसके बाद आता है। बिल्कुल, पहले यहाँ कहा जाता है कि हमारे लिए, जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं जी, तो मनुष्य जीवन में कुछ गलतियां होती हैं। जी, यदि हम दोषवार भी हैं तो सबसे पहले हमारे लिए फैसला ग्राम सभा में होगी, जी, इसके बाद ही कोर्ट कचहरी मुकदमा होगा, बिल्कुल, इसके बाद ही लोग। लेकिन आज हमारे आदिवासी लोग थोड़ा सा अपना जुडिशियल नॉन जुडिशियल सिस्टम को भूल चुके हैं। जी, आदिवासी में लिंग भेद नहीं है, जी, और आदिवासी जो हम लोग मिलकर जो रात कर नाचते हैं, वो हमारा पारंपरिक अपनी संस्कृति है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है नॉन जुडिशियल सिस्टम, स्वशासन व्यवस्था, रूढ़ी प्रथा के अंतर्गत आता है। तो हमारे लिए सबसे प्रथम नॉन जुडिशियल सिस्टम, इसके बाद जुडिशियल सिस्टम। तो साथियों, आप सुन रहे थे युवा समाज सेवी आशुतोष सिंह चेरो जी को। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो यही चाहूंगा कि आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा अंतिम क्षण में कि इस देश में कुछ पढ़ने लायक चीज है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया वो संविधान। यदि सच में आदिवासी हो या मूलवासी हो, यदि वो सच में संविधान पढ़ते हैं, तो मैं बताता हूं आपको कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। आप चाहे थाने जाएं, चाहे कोर्ट जाएं, जुडिशरी जाएं, आप बोल्डली फेस कर सकते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, आप सभी कम से कम संविधान पढ़ने की आदत डालिए, अपने मूलभूत अधिकारों को पहचानिए। जोहार। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से भारत के संविधान को पढ़ने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है। तब हमें कहीं भी किसी भी तरह के अनैतिक कार्यों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हीं तरह के तमाम लोगों को आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय संविधान।